नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सुन रहे हैं केसी स्कैरी चैनल। दोस्तों, मेरी आज की कहानी है मृगनैनी, जिसका पहला भाग आप सब सुन चुके हैं। तो आइए चलते हैं कहानी के दूसरे भाग की ओर। अचानक ही आनंद कोठारी साहब की नज़र तस्वीर के नीचे लिखे शब्दों पर पड़ी। वो कुछ धुंधले से और शायद कुछ मिटे हुए दिखाई दे रहे थे। उन्होंने अपनी टॉर्च की रोशनी उस पर डाली तो वहाँ राजस्थानी भाषा में कुछ लिखा था, और आनंद साहब ने थोड़ा और करीब से देखा तो वो लिखा था मृगनैनी। आनंद साहब को उस नाम को पढ़कर थोड़ा हैरानी तो हुई, क्योंकि बंजारे जिस महल में घूमती रानी की आत्मा की बात कर रहे थे उसका नाम भी मृगनैनी ही था। मगर आनंद साहब ने इस बात पर खासा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो किसी भी आत्मा या भूत प्रेत पर यकीन नहीं करते थे। और फिर उस महल में उन्हें गए तकरीबन बहुत घंटे हो चुके थे, लेकिन बंजारों के बताए अनुसार उन्हें कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ था जिससे वो कह सकें कि वो महल भूतिया है। ये भी एक वजह थी कि आनंद साहब ने उस तस्वीर के नाम को इतने गंभीरता से नहीं लिया। आनंद साहब ने आगे बताते हुए कहा कि उन्होंने उस तस्वीर को दीवार से टेक लगा कर रख दिया और वापस वही आ गए जहां वो आराम कर रहे थे। अपने सिपाहियों के साथ आनंद साहब बैठे हुए थे और ये सोच रहे थे कि अगर इस महल में कोई भी नहीं था तो वो चीखने की आवाज किसकी थी। अब वो तो ठहरे आर्मी कमांडर। शक की धारा उनके मस्तिष्क में ऐसी फैली कि वो भी खुद को रोक न पाए। आनंद साहब ने सोचा कि हो ना हो इस महल में कोई न कोई तो होगा ही, शायद कोई महिला। इसलिए ही उसकी आवाज आनंद साहब को सुनाई दी थी। अधिकतर बंजारे आर्मी के ऑफिसरों से काफी डरते और दूर भागते हैं। इसका कारण कुछ बुरे और क्रूर ऑफिसर थे जो बंजारों की बहन बेटी की इज्जत लूटने और उनका कमाया हुआ धन हड़पने के लिए बदनाम थे। ये भी एक कारण हो सकता है कि अगर कोई बंजारा इस सुनसान हवेली में होगा तो वो हमारे डर से बाहर नहीं आएगा। एक ओर बाहर मूसलाधार बारिश और तूफान उठ रहा था और दूसरी ओर आनंद साहब के मन में भी बहुत तूफान था। उन्होंने ये सोच लिया कि अगर इस बार उन्हें आवाज आई तो वो उन्हें ढूंढ कर ही मानेंगे। रात के तकरीबन 2 बज चुके थे, लेकिन बारिश और तूफान था जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। जमीन से काफी ऊपर उठा हुआ ये महान राजमहल सिपाहियों और आनंद साहब की जान बचाए हुए था, वरना इस अलहड़ बारिश का इरादा तो पूरे महल को डुबा देना था। महल के दरवाजे तक पानी भर चुका था। अचानक हेलो हेलो कमांडर आनंद कोठारी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जहां बिजली की भी कोई संभावना नहीं थी, वहीं अचानक आनंद साहब की वॉकी टॉकी में हेडक्वार्टर से किसी ऑफिसर की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर सभी की जान में जान आ गई। हेलो, दिस इज कमांडर आनंद कोठारी हियर, आनंद साहब ने जवाब दिया। क्या आप सभी ठीक हैं? उधर से ऑफिसर ने पूछा। आनंद साहब, हाँ, हम सभी बिल्कुल ठीक हैं। आप परेशान ना हो, बस हमारे वापस आने का इंतज़ाम कर दीजिए। आनंद साहब की बात सुनकर हेडक्वार्टर से 3 या 3:30 बजे मदद आने को कहा गया। इधर इस सूचना से सभी खुश हुए और फिर आराम करने लगे। थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक आनंद साहब को किसी के पास से गुजरने की आहट सुनाई दी। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी महिला के छनकते हुए पायल की आवाज उनके कानों में पड़ी, और इतने में ही कमांडर साहब का अपनी रिवॉल्वर पर हाथ गया और उन्होंने तुरंत ही अपनी बंदूक लोड कर ली। आनंद साहब ने आवाज लगाई, कौन है? कौन है वहां? मगर सामने से कोई आवाज नहीं आई। आनंद साहब ने एक बार फिर से आवाज लगाई, कोई है क्या वहां? आनंद साहब को लगा कि हो सकता है बंजारे उनसे डर कर कोई जवाब न दे रहे हों, इसलिए उनका डर खत्म हो
आनंद साहब ने फिर से कहा, देखो, अगर कोई यहाँ छिपा बैठा है तो सामने आ जाए। हम आप सबकी मदद करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। अगर तुम सब हमसे बात नहीं करोगे तो यहाँ भूखे प्यासे रह जाओगे और हम सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। हमसे डरो मत, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। आनंद साहब के इतना आश्वासन देने पर भी सामने से कोई भी आवाज नहीं आई। आनंद साहब भी अब निश्चित होकर अपनी जगह बैठ गए। उन्हें यह तसल्ली हो गई थी कि इस राजमहल में कोई भी नहीं हो सकता सिवाय उनके और उनके सिपाहियों के। मगर यह तसल्ली तो किसी इंसान को लेकर थी, किसी अदृश्य शक्ति की नहीं। देखते ही देखते रात के 3 बज गए। आनंद साहब जमीन पर बैठे दीवार पर अपने सर को टेक कर आंखें बंद कर आराम कर रहे थे। उन्हें फिर से ऐसा लगा कि उन्हें पायल की आवाज आई और वो वापस से झुंझला कर उठ खड़े हुए। इस बार उन्हें बहुत गुस्सा आया, और आए भी क्यों ना, काफी देर के बाद उनके साथ यही हो रहा था। उनकी जगह कोई और भी होता तो अपने बर्दाश्त की क्षमता को खो बैठता। आखिर वो ठहरे आर्मी ऑफिसर। इस बार वो उठे और अपनी रिवॉल्वर लोड करके अपने सिपाहियों को बगैर बताए वो उस आवाज की ओर चल पड़े। जिस ओर से उन्हें आवाज आ रही थी उस ओर बिल्कुल सामने एक लंबा कॉरिडोर था जिसमें घनघोर अंधेरा था। आनंद साहब ने टॉर्च जलाई और उस रोशनी में बिना कोई आवाज किए चलते चले जा रहे थे। इस बार आनंद साहब जानबूझकर कुछ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि कोई बंजारा होगा तो उनकी आवाज सुनकर फिर से कहीं छिप जाएगा। आनंद साहब धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी उस महल के कॉरिडोर में इतना सन्नाटा पसरा हुआ था कि बिल्कुल धीमी आवाज भी तेज सुनाई दे रही थी। आनंद साहब जब चल रहे थे तब उनके पैरों की बूट की खटखट की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में अपने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें इस बार भी कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन वो आगे बढ़ते चले जा रहे थे। वो कॉरिडोर बहुत ही लंबा था। महल के एक छोर से लेकर वो दूसरी छोर पर जाकर खत्म हुआ। आनंद साहब एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में अपनी गोलियों से भरी रिवॉल्वर लेकर चलते चले जा रहे थे। अचानक आनंद साहब को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे है, और इतना समझते ही वो तुरंत पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। आनंद साहब को लगा कि शायद ये उनका भ्रम है, और वो आगे बढ़ने लगे। थोड़ी ही दूर जाने पर आनंद साहब को एक बार फिर पायल की आवाज सुनाई दी, मगर इस बार वो आवाज उनके बेहद करीब से आ रही थी। इतने करीब कि मानो जैसे कोई उनके आस पास ही हो। आनंद साहब ने फिर भी बिना कुछ बोले आगे बढ़ने लगे और बिल्कुल चौकन्ने होकर अपनी नजरें इधर उधर घुमाकर चारों ओर देख रहे थे कि कोई दिख जाए जिसकी आहट उन्हें महसूस हो रही है। आनंद साहब फिर से दोबारा आगे बढ़े। इस बार उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके साथ साथ ही कोई स्त्री चल रही हो। जैसे जैसे उनके बूट के खट खट की आवाज सुनाई दे रही थी, वैसे वैसे ही पायल की भी आवाज उनके कानों तक आ रही थी। इस बात पर आनंद साहब को बड़ी ही हैरानी हुई। उन्होंने तसल्ली करने के लिए अपने पैरों को एक एक करके जमीन पर रख कर देखने लगे। जैसे जैसे आनंद साहब अपने पैरों को जमीन पर रखते, वैसे वैसे उनके बूट की आवाज के साथ पायल की भी आवाज सुनाई दी। एक पल के लिए आनंद साहब बेहद घबराए, और फिर उन्होंने तेज आवाज में चिल्लाकर कहा, कौन है यहाँ? कोई बोलता क्यों नहीं? कौन है यहाँ? वापस किसी की आवाज आने पर आनंद साहब ने चुनौती दे दी और कहा, देखो, तुम जो भी हो, अगर मेरे 3 गिनने तक तुम बाहर नहीं आई तो इसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर आनंद साहब आगे बढ़े और थोड़ी ही दूर चलने पर उन्होंने देखा कि एक लड़की तेज रफ्तार में कॉरिडोर की ओर चली जा रही थी। उसे इस तरह भागते हुए देखकर आनंद साहब ने आवाज लगाई, रुको, कौन हो तुम?
और इस सुनसान जगह पर अकेली क्या कर रही हो? उनकी बातों को अनसुना कर वो लड़की फिर से आगे बढ़ने लगी। इस बार वो लड़की शायद आनंद साहब से डर से दौड़ती हुई जाने लगी थी। उसे दौड़ता देख आनंद साहब भी उसकी ओर भागे। आनंद साहब, मुझे सुनाई नहीं दिया। तुमने क्या आवाज़ लगाई? वो बेहद गुस्से में थे और फिर से बोले, मैंने पूछा कौन हो तुम? कई बार आनंद साहब के बोलने पर भी जब उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, तब आनंद साहब, वहीं रुक जाओ वरना मैं गोली मार दूंगा। आनंद साहब के इतना बोलते ही वो लड़की वहीं रुक गई और फिर उसने आनंद साहब की ओर मुड़कर देखा। आनंद साहब ने उस पर टॉर्च की रोशनी डाली तो उन्होंने देखा कि उस लड़की ने अपने चेहरे को अपने दुपट्टे से ढक रखा था और सिर्फ उसकी काली कजरारी आंखें दिखाई दे रही थी। उतनी काली रात में भी उसकी आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे कि कोयले में हीरा। पोशाक तो राजशाही लग रहा था, सोने चांदी से लदे जेवर और ऊपर से राजस्थानी गोटे वाली चूनर उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा था। आनंद साहब को उसे देखकर ये जरा भी नहीं लगा कि वो कोई बंजारे की लड़की हो सकती है। शक की निगाहों से आनंद साहब ने उससे फिर से पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? उस लड़की ने जवाब दिया, हम बंजारे हैं साहब। आनंद साहब ने कहा, देखने से तो किसी राजघराने की दिखाई पड़ रही हो, यहाँ अकेली क्या कर रही हो? उस लड़की ने जवाब दिया, हम यहीं रहते हैं, हमारी यही घर है। आनंद साहब, यहाँ इस खंडहर में? लड़की, जी, हम तो बसाए हुए बंजारे हैं और कहाँ जा सकते हैं? आनंद साहब, बरसों से, तुम्हारी उम्र तो केवल 20-22 साल लगती है, तो तुम यहाँ बरसों से कैसे रहती हो? तुम कहीं झूठ तो नहीं बोल रही हो मुझसे? और कौन कौन है तुम्हारे साथ? लड़की, और तो कोई भी ना है, मैं अकेली ही रहती हूँ यहाँ बरसों से। उसके बोलने के अंदाज में कुछ अलग बात थी। उसने अपना चेहरा तो पूरी तरह ढका हुआ था, मगर उसके लहजे में गुरूर दिखाई पड़ रहा था। निडरता से वो मेरे सारे सवालों के जवाब दिए जा रही थी। मुझे शंका हुई कि जिस जगह हम तकरीबन 5 से 7 लोग नहीं रह पा रहे थे, वहाँ ये लड़की अकेली जाने कितने दिनों से रहने का दावा कर रही थी। और बंजारों के मुताबिक अगर इस राजमहल में किसी रानी का भूत है और वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ती, तो फिर इसे क्यों कुछ नहीं हुआ? ऐसे कई सवाल मेरे मन में दौड़ने लगे, इसलिए मैंने उस पर अपने सवालों की बरसात करनी शुरू कर दी। आनंद साहब ने पूछा, राजस्थान में कहाँ से हो? किसकी बेटी हो? क्या नाम है तुम्हारे पिता का? किसके साथ यहाँ रहती हो? मगर उसने मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं उससे कुछ और सवाल करता कि तभी उस जगह जैसे जोरों का तूफान आ गया। पेड़ पौधे जोर जोर से हिलने लगे, ऐसे जैसे मानो वो अभी एक पल में ही टूटकर जमीन पर गिर पड़ेंगे। धूल भरी इस बवंडर में आनंद साहब बचने के लिए पास के एक कमरे में घुस गए और जाकर भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया। वो दरवाज़ा काफ़ी पुराना होने के कारण एक तरफ से बिल्कुल जर्जर हो चुका था और आधा तो टूटकर गिर चुका था। आनंद साहब ने राहत की सांस ली। कमरे में भी बिल्कुल अंधेरा था, टॉर्च की रोशनी में थोड़ा बहुत दिख रहा था। पूरे कमरों को मकड़ियों ने अपने जालों से भर दिया था। धूल और रेत से कमरा बिल्कुल कबूतर खाना लग रहा था, और हो भी क्यों ना, ऐसा लग रहा था कि इतने सालों से जैसे यहाँ किसी परिंदे ने भी पर न मारा हो। अचानक आनंद साहब की नज़र कमरे के बाईं ओर रखी एक पुरानी कुर्सी पर पड़ी। उन्हें ऐसा लगा कि वहाँ कोई है, इसलिए उन्होंने अपने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली और फिर उस औरत का चेहरा देखकर आनंद साहब के रोंगटे खड़े हो गए। उनके हाथ और पांव कांपने लगे।
इतने ठंडे और बारिश के मौसम में आनंद साहब को पसीने छूट रहे थे। दरअसल वो औरत वही औरत थी जिसकी तस्वीर आनंद साहब ने दूसरे कमरे में देखी थी। जीविका ने आनंद साहब से बड़े ही साधारण तौर से पूछा, किस आनंद साहब, वो तस्वीर उस औरत की थी तो उसमें इतना घबराने की क्या बात थी? फिर आनंद साहब ने जो बताया उससे वहां बैठे सभी के होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि मैं इसलिए डर रहा था कि जब मैंने उस तस्वीर को देखा था तब उस तस्वीर पर उस लड़की के नाम के साथ साथ उसके मृत्यु की तारीख भी लिखी थी, जो तकरीबन 1800 से ऊपर के बीच की थी। ये बात सुनकर सबके पांव के नीचे से मानो जमीन ही निकल गई। ये सुनकर निखिल वीना से कहता है, यार वीना, जितने दिलचस्पी से राजीव सर आनंद सर की बात सुन रहे हैं, मुझे तो लगता है ये पक्का वहां जाने वाले हैं। अगर राजीव सर का प्लान यहाँ जाने को बना तो मैं तो नहीं जाने वाला। वीना हंसते हुए, क्यों? निखिल, अरे यार, जब इन्हें वो भूतनी इतनी आसानी से दिख गई तो सोच, हम तो उसे इनवाइट करेंगे। मैं नहीं जाने वाला। वीना जोर जोर से हंसने लगी और बोली, ओ गॉड, कितना फट्टू है तू। सर के साथ रहकर भी तू स्ट्रांग नहीं बन पाया। तू बार बार ये क्यों भूल जाता है कि तूने पैरानॉर्मल की स्टडी की है? तुझे रिसर्च तो करना ही होगा ना, तू यहाँ आया है इसीलिए। निखिल, वही तो, कौन सी मनहूस घड़ी में। इतना कहकर वो चुप हो गया। वीना ने कहा, चुप कर, किसी ने सुन लिया ना तो तू तो गया, इसलिए चुप करके वीडियो रिकॉर्ड कर बस। और फिर निखिल चुपचाप वीडियो बनाने लगा। आनंद साहब ने आगे बताते हुए कहा कि जब उन्होंने उस औरत को देखा तो वो एक कोने में बिल्कुल शांत खड़ी थी। आनंद साहब उसे देखकर बेहद डर चुके थे। वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रहे थे। और फिर अचानक ही उन्हें ये भी याद आता है कि वो लड़की तो पहनावे से थोड़ी देर पहले मिली थी, इसी तरह लग रही थी। आनंद साहब कुछ सोच समझ पाते कि अचानक उनका एक सिपाही वहां आकर बोला, सर, गुड न्यूज़ है, हमें लेने के लिए हमारी बटालियन से कुछ सिपाही पूरी व्यवस्था के साथ आ चुके हैं। आनंद साहब, गुड, इस वक्त समय क्या हो रहा है? सिपाही, सर, सुबह के 4 बज रहे हैं। आनंद साहब, ओके, रात भर की बारिश की वजह से बाहर रेत की दलदल बन चुकी होगी। ऐसा करो, फौरन जाओ और जाकर रेत में चलने वाली गाड़ी को ठीक करो, मैं अभी आया। सिपाही के जाने के बाद जब आनंद साहब ने पलटकर उस लड़की की ओर देखा तो वो वहां नहीं थी। आनंद साहब हैरान भी हुए और परेशान भी कि अचानक वो वहां से जा कहां सकती है। और जब आनंद की नज़र नीचे पड़ी तस्वीर पर पड़ी तो वो और भी हैरान हुए। वो इसलिए कि जिस तस्वीर को उन्होंने राजमहल के दूसरे कमरे में देखा था वो इस कमरे में पड़ी थी और उस पर खून के छींटे थे। और साथ ही वो आनंद साहब का सफ़ेद रुमाल जिससे उन्होंने तस्वीर को पोंछा था, वो भी धूल और मिट्टी की जगह खून से सना हुआ था। आनंद साहब ने आगे बताते हुए कहा कि अब तक तो वो ये समझ चुके थे कि जिससे उनका सामना रात में हुआ था वो कोई साधारण महिला नहीं थी, शायद कोई इंसान भी नहीं। आनंद साहब ने बताया कि अगर यार राजीव, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि अगर वो कोई आत्मा थी तो उससे मेरा कुछ बिगाड़ा क्यों नहीं। जैसा बंजारे कहते थे कि उसको जो कोई देख ले या फिर जो कोई उस महल में चला जाए वो जिंदा नहीं बचता, तो उन सबके मुताबिक मुझे भी जान से मार देना चाहिए था। मैं जिंदा कैसे बच गया? राजीव, ये तुम्हारी किस्मत कहे या इसे उस आत्मा की इच्छा? निखिल इस बात पर जोर जोर से हंसा और बोला, लगता है उस चुड़ैल का आपको मारने का मूड नहीं था। सभी उसका मुंह देखने लगे कि तभी वीना ने उसे इशारा करते हुए कहा, बहुत बुरी तरह रस्टिकेट किए जाओगे,
चुप हो जाओ। निखिल मुंह बनाते हुए, ओह ओके, सॉरी ऑल ऑफ यू। तभी अचानक आनंद साहब और राजीव जोर जोर से हंस पड़े। आनंद साहब ने कहा कि भाई तुम्हारे जूनियर्स तो बड़े मजाकिया हैं। राजीव निखिल को घूरते हुए, हाँ कुछ ज़्यादा ही। निखिल ने अपनी गर्दन नीची कर ली। फिर अचानक आनंद साहब ने बताया कि वो जब सुबह उस महल से निकलकर अपनी बटालियन के साथ आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में वो बंजारे मिले जो रात के तूफान में फंस गए थे, जिसे ढूंढने के लिए ही आनंद साहब और उनकी एक टुकड़ी फौज उस खंडहर महल में चली गई थी। आनंद साहब, अरे तुम सब यहाँ कैसे? उसमें से एक बंजारे ने जवाब दिया, साहब हम कल रात में यहीं हैं और पानी और तूफान से हम किसी तरह बचते बचाते जिंदा हैं। हम पूरी रात जंगल में पेड़ पौधे के बीच में थे। आनंद साहब को उस वक्त लगा कि जब ये बंजारा बोल रहा है कि वो सभी पूरी रात जंगल में थे तो हो सकता है वो लड़की भी उन्हीं के साथ हो। यही सोचकर उन्होंने बड़ी ही दिलचस्पी से उस बंजारे से पूछा, तुम्हारे समूह में एक लड़की भी थी जिसकी उम्र तकरीबन 20-22 साल रही होगी? बंजारा, लड़की? कौन लड़की साहब? हमारे समूह में तो एक ही लड़की है, वो है मेरी बेटी, लेकिन उसकी उम्र केवल 5 वर्ष है। बंजारे ने अपनी बेटी को आगे करके कहा, लेकिन वो तो। इतना कहकर वो चुप हो गए। उन्हें इतने में समझ आ चुका था कि हो ना हो, वो लड़की उसी महल की रानी मृगनयनी की आत्मा थी जो महल में घूम रही थी और अनजाने में मेरा उससे सामना हो गया। आनंद साहब ने राजीव से कहा कि मुझे फिर से नहीं समझ में आ रहा था कि अगर वो रानी की आत्मा थी तो उसने मेरा कोई नुकसान क्यों नहीं किया, जबकि वो ठीक मेरे सामने खड़ी थी। मैं उसको देख पा रहा था, महसूस कर पा रहा था, लेकिन उसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। बंजारों के मुताबिक उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जितना कि उनके कहानी सुनते वक्त मुझे लगा था। मैं पूरी तरह हैरान हूँ इस बात पर। तभी निखिल रिकॉर्डिंग बंद कर देता है और फिर अपने पास के रखे टेबल पर अपने पैरों के जूते निकाल कर उस पर चढ़ जाता है। उसे ऐसा करता देख राजीव हैरान होकर निखिल से पूछता है, ये क्या कर रहे हो तुम निखिल? फिर से कोई कलाकारी मत दिखाना। राजीव की बात सुनकर निखिल हंसने लगा और बोला, अरे राजीव सर चिल, बताता हूँ मैं। जैसे कि आनंद सर ने बोला, मुझे फिर से नहीं समझ में आ रहा कि अगर वो रानी की आत्मा थी तो उसने मेरा कोई नुकसान क्यों नहीं किया। इस पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये सुनकर राजीव ने मुंह बनाया और फुसफुसाया, लो अब शुरू इसका ज्ञान। निखिल ने अपने पास से न्यूज़पेपर उठाया और उसे नकली माइक बनाकर यूं ही मजाक में बोलना शुरू किया। उसने कहा कि स्थूल संसार की तरह ही सूक्ष्म संसार में नियम और कानून चलते हैं। कोई भी आत्मा किसी को बेवजह परेशान नहीं कर सकती। जब वजह सॉलिड होती है और प्रेत आत्मा बलवान होती है, तभी वो बदले की कार्यवाही की हेड से अनुमति लेकर किसी का नुकसान पहुंचाती है। उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा कि एक बाहुबली है, वो कमज़ोर लोगों या अपनी जैसी दुष्ट लोगों से किसी को मारेगा तो वो आत्माएं बदला नहीं ले सकती, क्योंकि जो जीवित रहते हुए कमज़ोर है वो मरने के बाद भी कमज़ोर ही रहता है। लेकिन उसी बाहुबली ने एक सशक्त निर्भर निडर साधक टॉप अप के व्यक्ति को छल से मारा और उस व्यक्ति ने मरते वक्त सोचा कि मैं इससे बदला लूँगा तो वो आत्मा अपने बदले लेने का कारण सूक्ष्म जगह के न्यायालय में रखेगी। अनुमति मिलने पर वो बाहुबली उनके परिजनों को तबाह करके खत्म कर देगी। जो इंसान मारने वाले से मृत्यु के समय भी नहीं डरता, न जीवन के लिए भीख मांगा, आंखों में बदले की भावना बदलती हुई केवल वही मरने के बाद बदला ले सकती है।
जो इंसान मृत्यु के समय मारने वक्त डर गया, न मारने के लिए गिड़गिड़ाते हुए मरा, वो कमजोर प्रेतात्मा बदला नहीं ले सकती। यही कारण है कि उस आत्मा ने आपको कुछ भी नहीं किया आनंद सर। सभी उसकी बातों पर जोर जोर से हंसने लगे। आनंद साहब ने कहा, यह सही सिखाता है। राजीव ने तो बड़ी ही साधारण शब्दों में सब कुछ सिखा दिया। राजीव, अरे नहीं यार, इसकी आदत ही है हर बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलने की। लेकिन इसने जो कुछ भी बोला वो 100% सही है। ऐसा अक्सर होता है कि जो इंसान मरते वक्त डर कर रहता है, वो मरने के बाद भी डर कर रहता है, या फिर अपना बदला लेने के लिए किसी का सहारा लेते हैं। मुझे एक बात बताओ आनंद, जब वो आत्मा तुम्हारे सामने आई तब क्या तुम्हें ऐसा लगा कि क्या वो तुमसे कुछ कहना चाहती है, या फिर कोई इशारा या कुछ और? आनंद साहब ने कहा कि बिल्कुल नहीं, लेकिन एक बात थी। राजीव, वो क्या? आनंद, वो ये कि जब मैंने उसे देखा तो ऐसा लगा कि एक अजीब सी चीख है जो मुझे उसकी ओर खींच रही थी। वो बेहद खूबसूरत थी, इसलिए शायद। राजीव, हो सकता है। आनंद, ओके राजीव, बस दिल में यही बात थी जो कि परेशान कर रही थी मुझे। तुमसे कहनी थी शायद इसलिए। लेकिन अभी मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा तुमसे। राजीव, लेकिन आनंद, लंच? आनंद साहब ने अपने हाथ पर लगाई हुई घड़ी की ओर देखा और कहा, ओह, बहुत लेट हो चुका हूँ। बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला। लंच फिर कभी करेंगे, आज मुझे छावनी जाना है। राजीव ने आनंद साहब से हाथ मिलाया और फिर वहां से चले गए। रात तकरीबन 10:30 बजे। राजीव को रात के डिनर के बाद हमेशा से एक हॉट कॉफ़ी अपनी बालकनी में बैठकर पीने की आदत थी। सो वो हमेशा की तरह अपने घर के बालकनी में बैठा हुआ कॉफ़ी पी रहा था कि तभी उसके मन में एक बात आई और उसने तुरंत ही आनंद साहब को फ़ोन घुमाया। आनंद साहब फ़ोन उठाते हुए बोले, हाँ, मुझे मालूम था कि तुम्हारा फ़ोन ज़रूर आएगा। राजीव, वो कैसे? मैं समझा नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी डरावनी लग रही हो तो केसी स्कैरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी का अगला भाग जल्द ही आएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मस्त रहें।